गाइस वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग अपना इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर लेके चलते हैं, डिमांड। ठीक है, ये क्लास 12th आईसी के लिए भी है और क्लास 11th सीबीएसई के लिए भी है। ठीक है, चलिए अगर डिमांड को डिस्कस करें तो हमारे लिए डिमांड को हम लोग क्या समझते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिमांड को दो चीज़ों में कैटेगराइज करते हैं। कोई कहता है ये डिज़ायर है, ठीक, और कोई कहता है कि ये वांट है। तो चलिए आइए देखते हैं कि डिज़ायर और ये वांट में डिफरेंस क्या है। डिज़ायर का मतलब ये है कि एक बैगर, ठीक है, जो कि विश करता है कि उसके पास एक घर हो, सो इट इज अ डिज़ायर। ठीक, सो डिज़ायर मीन्स अ मेयर विश टू हैव अ कमोडिटी। मतलब डिज़ायर का मतलब क्या है कि हमारे पास सिर्फ एक विश होती है, एक मेयर विश टू हैव अ कमोडिटी। सिर्फ एक कमोडिटी को हम सिर्फ एक सपोज करते हैं कि काश हमारे पास होता। ठीक, लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म में डिमांड का मतलब डिफरेंट हो जाता है। ठीक, इकोनॉमिक्स कहता है खाली डिजायर से डिमांड क्रिएट नहीं होती, डिमांड के लिए हमें वांट भी चाहिए। अच्छा, डिजायर तो ये हो गया, मीन्स अ मेयर विश टू हैव अ कमोडिटी, कि आपके पास एक विश होनी चाहिए, बट इसके साथ साथ हमें चाहिए वांट। व्हाट इज वांट? दो चीजों का कॉम्बिनेशन वांट हो जाता है। पहला विलिंगनेस टू बाय। बैगर जिसने सपोज किया कि उसके पास एक घर होना चाहिए, उसके पास विलिंगनेस नहीं है बाय करने की, ठीक है, क्योंकि वो खरीद ही नहीं सकता, सिर्फ वो डिजायर कर सकता है। तो वांट में क्या आता है? विलिंगनेस टू पे। और वांट कहता है कि भैया अगर वांट को फुलफिल करना है तो आपके पास विलिंगनेस टू बाय होना चाहिए। ठीक है, खरीदने की इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा होना चाहिए कि आप तुरंत उसको तैयार हो खरीदने के लिए। उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि डिमांड को फुलफिल करने के लिए डिजायर कुछ नहीं होता, डिजायर के साथ साथ हमें विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू बाय और एबिलिटी टू पे चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, डिजायर है, विलिंगनेस टू बाय है, एबिलिटी टू पे है, मैं उस चीज को बाय करना चाहती हूँ और उसके लिए अमाउंट, एबिलिटी टू पे, मेरे पास उतनी मनी भी है, ठीक है, अवेलेबल है, लेकिन अभी भी डिमांड क्रिएट नहीं हुई है। ठीक है, सपोज करिए मुझे अगर बर्गर खाना है, डिजायर है, विलिंगनेस टू बाय है, मैं खरीदना भी चाहती हूँ, एबिलिटी टू पे है, ठीक, लेकिन जिस प्राइस पे वो दे रहे हैं उस प्राइस पे नहीं खरीदना चाहती हूँ या उस टाइम पे नहीं खरीदना चाहती हूँ। तो डिमांड फर्दर दो चीजों को और इंक्लूड करता है। पहला क्या? एट अ वेरियस प्राइस, ठीक, जिस प्राइस पे वो दे उसी प्राइस पे नेगोशिएशन हम नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या फुलफिल करेंगे? एट अ गिवन टाइम। गिवन टाइम मतलब एक फिक्स टाइम होना चाहिए, 1 मंथ, 1 ईयर, कुछ डेज हो सकता है। तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमिक्स बोलता है आपके पास डिजायर होनी चाहिए, विलिंगनेस टू बाय होना चाहिए, एबिलिटी टू पे होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी खरीदने की क्षमता भी होनी चाहिए। फिर एट अ वेरियस प्राइस, जो भी एक वेरियस प्राइस पे आपको वो चीज़ मिल रही है, आपको उसी प्राइस पे देके। सपोज करिए कि अगर मुझे ऑडी खरीदनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ डिजायर, मेरे पास डिजायर है, विलिंगनेस टू बाय है, मैं खरीदना भी चाहती हूँ, एबिलिटी टू पे है, ठीक है, और जिस प्राइस को मैं सोच रही थी वहां जाके एट रैंडम मुझे पता लगा कि वो प्राइस पे वो कार अवेलेबल नहीं है। तो क्या किया मैंने? अपनी डिमांड को खत्म कर दिया। ठीक है, तो प्राइस क्या है? एट अ वेरियस प्राइस, जिस प्राइस पे है उसी प्राइस पे खरीदना है और एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ गिवन टाइम पे हम लोग को वो चीज परचेज कर लेनी है, तब हम लोग का डिमांड क्रिएट होता है। ठीक, चलिए देखते हैं एक डिमांड की एक डेफिनेशन यहाँ पे हम लोगों ने ली है, उसको पढ़ते हैं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ठीक, डिमांड क्या है? किसी भी चीज के लिए डिमांड। कमोडिटी क्या है? हमारी कोई भी चीज है, ठीक है, उसके लिए डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी। बताती है कि आप जिस चीज को भी खरीदना चाहते हैं उसकी क्वांटिटी विच कंज्यूमर आर विलिंग, ठीक है, जिसको कंज्यूमर खरीदना चाहता है, एंड एबल टू परचेज, और उसे परचेज करने की एबिलिटी भी रखता है। ठीक है, एट अ वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, जिस प्राइस पे हो उसी प्राइस पे, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, चाहे 1 मंथ हो, 1 ईयर हो, कुछ डेज हो। तो फिर से डेफिनेशन को रीड करते हैं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिफर्स
टू दी क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। किसी भी चीज के लिए डिमांड क्या है, उस कमोडिटी की क्वांटिटी है जिससे कंज्यूमर विलिंग मतलब इच्छा करता है खरीदने की, एंड एबल टू परचेज एबिलिटी भी रखता है परचेज करने की, एट अ वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, मतलब अपना नेगोशिएशन नहीं करेगा, जिस प्राइस पे वो चीज़ मिल रही होगी उसी पे खरीदेगा, और एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर देखा जाए तो डिमांड के लिए हम लोग को 5 चीज़ें फुलफिल करनी पड़ती है। पहला क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग के पास डिज़ायर होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की क्या होनी चाहिए, डिज़ायर। दूसरा क्या होना चाहिए, विलिंगनेस टू बाय। डिज़ायर तो है पर खरीदने ही नहीं चाहते हैं, विलिंगनेस टू बाय, ठीक। थर्ड चीजें हमारे पास होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे। एबिलिटी टू पे, भैया जिस चीज की हम लोग डिजायर कर रहे हैं, जिस चीज को खरीदना चाहते हैं, उसके लिए एबिलिटी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। फोर्थ चीज है, एट अ वेरियस पॉसिबल प्राइस, वेरियस प्राइस। और फिफ्थ क्या है, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इसको लिखिए, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकता है कि आप उसको 1 मंथ, 1 फ्यू डेज, 1 ईयर के अंदर मतलब उसको परचेज कर ही लें। तो इतना था हम लोग का डिमांड। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड के कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जिनके वजह से डिमांड अफेक्ट होती है, मींस फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। देखिए सबसे पहला जो है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक। प्राइस ऑफ द कमोडिटी बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी डिमांड को अफेक्ट करने के लिए, ठीक है। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी चीज़ को परचेज करने चाहते हैं, अगर उसकी प्राइस हाई है तो उस कमोडिटी को लेके आपकी डिमांड कंपैरेटिवली लो हो जाती है, ठीक है। और अगर उसी चीज़ का प्राइस अगर डिक्रीज हो जाए तो हमारी डिमांड क्या होगा, उस कमोडिटी के लिए इंक्रीज हो जाएगी। सो प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो सबसे पहला फैक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला फैक्टर आपको बोलता है इफ प्राइस इंक्रीजेस, अगर हम लोग की प्राइस बढ़ जा रही है तो डिमांड फॉर दैट कमोडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम लोग का प्राइस डिक्रीज हो जा रहा है देन डिमांड फॉर दैट कमोडिटी विल इंक्रीज। सेकेंड फैक्टर की ओर देखते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। प्राइस कितना भी घट जाए, कितना भी बढ़ जाए, अगर इनकम ही नहीं होगी तो परचेज कहाँ से करेंगे। मैं कहती हूँ कोई चीज़ अगर 1 रुपये पे बिकने लग जाए, लेकिन अगर कोई 1 रुपये भी नहीं कमा रहा है तो कहाँ से परचेज करेगा, तो डिमांड क्या हो जाएगी, अफेक्ट होगी। तो दूसरा जो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर बोलता है कि भैया इफ मनी इनकम इंक्रीजेस, अगर इंसान की इनकम बढ़ेगी, रियल इनकम बढ़ेगी, तो पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर इनकम लेस हो जाएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो प्राइस का तो इनवर्स रिलेशनशिप हम लोग को देखने को मिल गया, इफ प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, इफ प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर के साथ दिखा कि इफ इनकम इंक्रीजेस डिमांड विल आल्सो इंक्रीजेस। इसमें क्या है, डिमांड और इनकम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो मनी अगर डिक्रीज होगा तो इनकम डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसको देखा जाए तो इसको 2 चीज़ों में देखा जाता है, पर्टिकुलरली इनकम का तो रिलेशन होता ही है डिमांड से, बट इट डिपेंड ऑन सी काइंड ऑफ कमोडिटी। देखिए 2 तरीके की कमोडिटी हम लोग डिस्कस करते हैं, अभी डिस्कस नहीं करूंगी, मैं आपको बता देती हूँ। एक चीज होती है नॉर्मल गुड्स, ठीक है, और एक चीज होता है इंफीरियर गुड्स, ठीक। तो अगर हम लोग की नॉर्मल गुड्स, वो गुड्स जो हम लोग नॉर्मली एक अच्छी क्वालिटी के गुड्स जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जैसे नमक है, ठीक है। अब नमक में भी हम लोग का टाटा नमक आता है और भी ब्रांडेड नमक आते हैं, ठीक। और एक नमक का पैकेट आता है जो कि 10 रुपये 2 रुपये में भी आता है, वो इन्फीरियर गुड्स होते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इनकम को अगर डिनोट करें तो अगर हम लोग की इनकम बढ़ जाती है तो हम लोग का जो कंजम्पशन होता है, मतलब जो डिमांड होती है फॉर नॉर्मल गुड्स के लिए इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, और इन्फीरियर गुड्स के लिए डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन अगर हम लोग की मनी इनकम डिक्रीज कर जाएगी तो डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चलिए उसके बाद थर्ड जो फैक्टर है, थर्ड फैक्टर की ओर देखते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। अब अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस को लें तो प्राइस से हमें कोई मतलब नहीं होता,
ठीक है। तो प्राइस या इनकम से हमें मतलब नहीं होता, हमारे पास ढेर सारा पैसा है, ठीक है, हम उस पैसा लगा सकते हैं, बट जब वो चीज़ हमें पसंद ही नहीं है, सपोज करिए आप कोई अपने लिए कपड़े खरीदने गए, ठीक है, 10,000 का आपका सूट मिल रहा है, ठीक है, प्राइस आपके पास एबिलिटी टू पे है, आप उसे खरीद सकते हैं, बट आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं है। सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी बहुत बड़ा फैक्टर रखता है। क्या रखता है? इफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस इंक्रीजेस, डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब अगर हमारे लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल है तो उस कमोडिटी के लिए हम लोग डिमांड करेंगे, लेकिन अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो डिमांड फॉर दैट कमोडिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देख रखा है पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है, ठीक है। अगर मार्केट ऐसी जगह पे है जहाँ पे पॉपुलेशन है ही नहीं, जहाँ पॉपुलेशन है ही नहीं, तो वहाँ पे क्या डिमांड अराइज होगी? नहीं होगी। भैया जहाँ पे 2 लोग रहने वाले हैं वहाँ कौन सी डिमांड क्रिएट हम लोग की हो जाएगी? तो पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन सबसे बड़ा फैक्टर है। ये आपका 4th पॉइंट हो जाएगा। इफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। इफ पॉपुलेशन डिक्रीज, डिमांड विल ऑल्सो डिक्रीज। टाइम, क्लाइमेट फैक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सपोज करिए अगर ठंडी के सीजन में अगर हम लोग समर के कपड़े दें, क्या आपको लगता है कि उसके लिए डिमांड होगी? ठीक। अगर हम लोग ठंडी में एसी का बिजनेस करें, ठीक है, तो क्या उस चीज के लिए डिमांड होगी? क्रिएट नहीं होगी। तो टाइम और क्लाइमेट फैक्टर क्या होता है कि अगर टाइम अगर फेवरेबल है तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? फेवरेबल। मतलब सीजन के अकॉर्डिंग बिजनेस करें ना, तो रेनी डे में सबसे ज्यादा अम्ब्रेला बिकेगा, रेनकोट बिकेगा। तो ये क्या है? सीजनल के अकॉर्डिंग डिमांड क्या होती है? अफेक्ट करती है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर। इफ टाइम डिक्रीज, मतलब अगर टाइम हम लोग के लिए अनफेवरेबल है तो डिमांड भी क्या हो जाएगी? उस चीज के लिए डिक्रीज हो जाएगी। 6th है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए मैं ये सब कुछ रब कर दे रही हूँ बिकॉज बोर्ड बहुत छोटा है। तो चलिए इसके लिए प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को समझने के लिए, ठीक है, हम लोग को 2 चीजें समझनी पड़ती है। एक हम लोग का होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक, एक हम लोग का क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स, और सेकंड होता है हम लोग का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक। अब देखिए ये डिमांड पे कैसे अफेक्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है आप अगर किसी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो अगर उसका प्राइस बढ़ जाए तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। सपोज आप चाय पी रहे हैं, ठीक है, चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है? कॉफी। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का एक अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, टी एंड कॉफी, ठीक। इसमें क्या है? अगर प्राइस फॉर टी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, अगर चाय के प्राइस बढ़ जाएंगे देन डिमांड फॉर टी डिक्रीज हो जाएगा, तो लोग चाय पीना कम कर देंगे। कॉफी की बात आई, प्राइस फॉर कॉफी, डिमांड फॉर कॉफी। अगर चाय के दाम बढ़ेंगे तो चाय की डिमांड घट जाएगी, लोग शिफ्ट कहाँ कर जाएंगे? कॉफी पीना स्टार्ट कर देंगे, तो डिमांड फॉर कॉफी विल इंक्रीजेस। कॉफी की प्राइस की वजह से कॉफी की डिमांड इंक्रीज नहीं हुई है, चाय के प्राइस बढ़ गए हैं, इसलिए कॉफी की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। दिस इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जिनको हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि ये नहीं भैया अगर कार खरीदी है तो पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, घर बनवा रहे हैं, ब्रिक खरीदा है तो सीमेंट ऑटोमेटिकली परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है, पेन है तो रिफिल भी होनी चाहिए, ठीक है, दूध है तो चीनी। तो ये सारे ये वो गुड्स होते हैं जिनको आप सेपरेट यूज नहीं कर सकते, जिनको आप साथ में लेके चलते हैं। तो ये क्या होते हैं हम लोग के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनके लिए क्या है? सपोज करिए मैं एग्जांपल लेती हूँ पेन और रिफिल का, ठीक है, तो ये प्राइस हो जाएगा प्राइस फॉर पेन, ठीक है, और प्राइस फॉर रिफिल, ठीक, डिमांड फॉर पेन, डिमांड फॉर रिफिल। अगर पेन के प्राइस बढ़ गए तो क्या होगा? लोग पेन खरीदना कम कर देंगे, डिमांड फॉर पेन कम हो जाएगी। तो जब पेन ही नहीं बन रही होगी तो रिफिल किस में पड़ेगी? भैया पेन क्या होती है? आपकी ये बॉडी होती है, ठीक, पेन आपकी कंप्लीट पेन कैसे बनती है? जब उसमें एक रिफिल पड़ती है। तो अगर पेन बनना बंद हो गई, क्यों? क्योंकि पेन कोई खरीद नहीं रहा। क्यों नहीं खरीद रहा? क्योंकि प्राइस फॉर पेन बढ़ चुका है, तो पेन की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। तो जो रिफिल बना रहे थे कहेंगे भैया रिफिल की भी डिमांड क्या कर दो? कम। जब लोग पेन ही नहीं खरीद रहे हैं तो रिफिल किस में पड़ेगी? ठीक है। सो स्टूडेंट ये था हम लोग का डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। थैंक यू।